हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम अगस्त थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स भी ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है और वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो एक बार आपको पेमेंट करनी है और पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे उनके लिए यही करंट अफेयर्स आपका यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, हर महीने ये अपडेट होता रहता है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स इसमें इंक्लूड किया गया है। बैंकिंग मेंस एग्जाम के साथ साथ आपके अगर बैंकिंग इंटरव्यूज हैं तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यूज में, वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। और कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, तो अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर पाएंगे इस पीडीएफ कोर्स को पढ़कर। इंश्योरेंस से संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर है, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड आपको सब कुछ एक ही कोर्स में मिल रहा है, बैंकिंग अवेयरनेस भी और आरबीआई सर्कुलर्स भी, इंडियन इकोनॉमी भी और इंश्योरेंस भी। ठीक है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। Which city has been proposed as the host for the 2030 Commonwealth Games in India's bid? भारत की ओर से 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अहमदाबाद। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो हमारे देश की बिड है, जो हमारी ख्वाहिश है कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स हम होस्ट करें, उसको अप्रूव कर दिया है न्यू दिल्ली में स्पेशल जनरल मीटिंग के दौरान। और अहमदाबाद को होस्ट सिटी तय किया गया है। अब इनको 31 अगस्त से पहले जो फाइनल प्रपोजल है वो सबमिट करना होगा। तो कनाडा एक कंटेंडर था, अब इसने तो बाहर हो गया है, इसने अपना नाम वापस ले लिया है। तो हाई चांसेस है कि भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करे। हाउ मेनी MPs signed the resolution seeking the removal of Allahabad High Court Justice यशवंत वर्मा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव पर कितने सांसदों ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 146। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स द्वारा जो साइन किया गया रेजोल्यूशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस हैं, ठीक है, तो इनके रिमूवल की मांग की गई है क्योंकि करप्शन के चार्जेस इन पर लगे हैं। इनके घर से हाफ बर्न करेंसी की गड्डियाँ पाई गई हैं, वैट्स पाए गए हैं और 3 मेंबर कमिटीज भी बनाई गई है इनके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं उनको प्रोब करने के लिए। जो ये कमेटी है इसमें सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार है, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट BV आचार्य हैं। तो ये जल्दी अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के हिसाब से फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी इनकी इम्पीचमेंट के लिए। देखिए, जो जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो या तो प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड्स होते हैं। अब इम्पीचमेंट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है ना, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जज है उनके रिमूवल के लिए आर्टिकल 124 में डिफाइन है और हाई कोर्ट जज के रिमूवल के लिए आर्टिकल 218 में डिफाइन किया गया है। जो प्रोसीजर है जजेस को रिमूव करने का, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इलेबोरेट किया गया है। Which of the following is not among the top 5 cleanest countries in the 2024 Environmental Performance Index? निम्नलिखित में से कौन 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ देशों में शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्विट्जरलैंड।
तो टॉप 10 आप देख सकते हैं, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन तीनों ने मिलकर 2024 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और 180 नेशंस को उनकी क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के तौर पर एक्सेस किया गया है। 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, प्रिजर्विंग इकोसिस्टम्स, कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज और इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल हेल्थ। 58 इंडिकेटर 11 कैटेगरीज में शामिल किए गए हैं। 5 क्लीनेस्ट कंट्रीज देख लेते हैं। एस्टोनिया पहले नंबर पर है, दूसरे पर लग्जमबर्ग, तीसरे पर जर्मनी, फिनलैंड चौथे पर है और पांचवें पर यूनाइटेड किंगडम है और अपना भारत 176 पोजीशन पर है। What is the first route chosen for operating India's hydrogen power train? भारत में हाइड्रोजन चालित ट्रेन के संचालन के लिए पहला मार्ग कौन सा चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है जिंद टू सोनीपत। इंडियन रेलवे ने हाल ही में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हमारे देश का जो फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच है उसको टेस्ट किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और जो मेडन रूट रहने वाला है, पहली बार जहाँ पर ये हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है, ये जिंद टू सोनीपत के बीच में चलेगी हरियाणा में। इस ट्रेन को, ये ट्रेन जो है ये डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कन्वर्टेड है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स इसमें लगाए गए हैं। 1200 HP का इंजन है। 2600 पैसेंजर्स को ये कैरी कर सकती है। वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल और लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है ये। और इंडियन रेलवे का जो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम है उसके तहत 35 इस तरह की ट्रेन्स बनाई जा रही हैं। हर ट्रेन की कीमत 80 करोड़ रुपए आने वाली है। Who became the youngest female player to defeat a chess grandmaster at the 2024 British Chess Championships? 2024 ब्रिटिश शतरंज चैंपियनशिप में शतरंज ग्रैंड मास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बनी? राइट आंसर ऑप्शन सी है बोधना शिवानंदन। बोधना शिवानंदन 10 साल की चेस प्लेयर हैं, नॉर्थ वेस्ट लंदन से आती है और ये यंगेस्ट फीमेल प्लेयर बनी है जिन्होंने किसी चेस ग्रैंड मास्टर को हराया है। तो 60 साल की ग्रैंड मास्टर पीटर वेल्स को इन्होंने फाइनल में हराया है ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप जो कि लिवरपूल में हुई है। और 10 साल 5 महीने 3 दिन इनकी एज है। और प्रीवियस रिकॉर्ड जो यंगेस्ट फीमेल प्लेयर का रहा है वो अमेरिकन चेस प्लेयर कैरिसा यिप का रहा है 2019 में। तब ये 7 महीने बड़ी थी इनसे, बोधाना शिवानंदन से, जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। और भारत में भी इनका जो है रूट्स रहे हैं तमिलनाडु के त्रिची रीजन में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द गरुड़ दृष्टि सिस्टम टू डिटेक्ट एंड ट्रैक क्रिमिनल एक्टिविटीज थ्रू सोशल मीडिया? किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि प्रणाली शुरू की? राइट आंसर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया है जिससे सोशल मीडिया पर जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज है उनका पता लगाया जा सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही दिशा अभियान के बारे में भी उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल पीपल हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन सी है झारखंड। तो झारखंड ने 15th हॉकी इंडिया जूनियर विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है। हरियाणा को 2-1 से हराया है काकीनाडा में। और हरियाणा तो दूसरे नंबर पर रहा, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। विच स्टेट विल कंडक्ट इंडिया फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट नियर रामगढ़ डैम? कौन सा राज्य रामगढ़ बांध के पास भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है राजस्थान। राजस्थान इंडिया का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा रामगढ़ डैम जयपुर के पास। 60 ड्रोन्स जो है केमिकल्स को रिलीज करेंगे ताकि रेनफॉल हो सके। और क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड यूज़ होता है। देखिए मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या होता है, कभी कभी जैसे बादल में ना काफ़ी छोटी छोटी बूंदें होती है, ठीक है, ड्रॉपलेट्स आप कह सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, पर वो नीचे नहीं आ पाती, मतलब धरती की ओर नहीं आ पाती, इसलिए वर्षा नहीं होती, वो वहीं पर सस्पेंडेड रहती है क्योंकि काफ़ी हल्की होती है। तो इसमें क्या किया जाएगा, वैसे तो हेलीकॉप्टर के जरिए करते हैं पर ड्रोन्स के जरिए क्या किया जाएगा, अब सिल्वर आयोडाइड को ऊपर से छोड़ा जाएगा। अब वो सिल्वर आयोडाइड वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन पर जाकर चिपक जाएंगे। अब सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, कई सारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उन सबको फ्रीज कर देगा। फ्रीज करने से क्या होगा, यानी कि जम जाएंगी, क्रिस्टल बन जाएगा, कई सारी बूंद मिलकर एक भारी क्रिस्टल बनाएगी और वो क्रिस्टल फिर नीचे
गिरने लगा धरती की ओर, कई सारे क्रिस्टल ऐसे नीचे गिरने लगेंगे और रास्ते में आते आते वो फिर जो है रेन करेंगे, मतलब पानी में बदल जाएंगे, फूट जाएंगे। तो इस तरह से आर्टिफिशियल रेन होती है। Which insurer has partnered with Mahindra and Mahindra Financial Services Limited to distribute motor insurance products? किस बीमा कंपनी ने मोटर बीमा उत्पादों के वितरण के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनरशिप की है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो महिंद्रा फाइनेंस कस्टमर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड्स के जो मोटर इंश्योरेंस पोर्टफोलियो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। विच बैंक हैज पार्टनर विद विनफास्ट ऑटो इंडिया टू प्रोवाइड ऑटो एंड इन्वेंट्री फाइनेंसिंग? किस बैंक ने ऑटो और इन्वेंट्री वित्त पोषण प्रदान करने के लिए विनफास्ट ऑटो इंडिया के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है एचडीएफसी बैंक। विनफास्ट ऑटो इंडिया ने एचडीएफसी बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराने के लिए, जो भी डीलर्स हैं उनको। विनफास्ट ऑटो इंडिया ये वियतनाम की एक ऑटो मेकर है, उसी की सब्सिडरी है भारत में। तो जो भी इनकी गाड़ी लेना चाहते हैं उन्हें फाइनेंस की सुविधा एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कराएगा। विच रेगुलेटरी बॉडी हैज प्रपोज द स्वागत 5 इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क टू सिंप्लीफाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट? किस नियामक संस्था ने विदेशी निवेश को सरल बनाने के लिए स्वागत 5 निवेश फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है सेबी। तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क प्रपोज किया जिसका नाम है स्वागत 5। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इजीली इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का एक्सेस मिल सके आसानी से, ठीक है, जो कंप्लायंस प्रोसेस है वो आसान हो सके, डॉक्यूमेंटेशन कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकें, उसके लिए ये स्वागत 5 प्रपोज किया गया है। इसका मतलब है सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक तरह का प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं इसे। स्वागत 5 फ्रेमवर्क विल ऑफर अ सिंगल विंडो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर्स, enabling them to invest through multiple routes without having to undergo separate compliance procedures for each. Sandeep Arya has been appointed as India's ambassador to which country? संदीप आर्य को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है भूटान। तो संदीप आर्य ये भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे किंगडम ऑफ भूटान में। भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैपिटल थिम्पू है, करेंसी यहाँ की है नकुलक्रम और इंडियन रुपी भी यूज होता है। द रिवाइज्ड इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेसेस विच अर्लियर लेजिस्लेशन? संशोधित आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है इनकम टैक्स एक्ट 1961। पार्लियामेंट ने 12 अगस्त को इनकम टैक्स बिल 2025 को पास कर दिया है बिना किसी डिबेट के, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ये रिप्लेस करने वाला है। उस एक्ट को और सिंप्लीफाई किया गया है, रेशनलाइज किया गया है, थोड़ा छोटा बनाया गया है। जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं उनको और पावर दी गई है, वो किसी भी पर्सनल ईमेल सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं अपने सर्च ऑपरेशन के दौरान, पूरा एक्सेस उन्हें प्राप्त हो सकता है। और 2.59 लाख वर्ड्स हैं इस नए वाले बिल में, जबकि जो पुराना बिल है 1961 का उसमें 5.12 लाख वर्ड्स हैं। और नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम हो चुके हैं, नए वाले बिल में 23 हैं जबकि पुराने वाले में 47 थे। नंबर ऑफ सेक्शंस भी कम हुए हैं, आपके वाले में 536 है, पहले 819 थे। तो कोई भी पर्सन, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपना डेटा है तो वो टैक्स ऑफिशियल्स के साथ शेयर करेगा यदि टैक्स ऑफिशियल्स को उसकी ज़रूरत है। विच न्यू एंट्री ड्रोन सिस्टम हैज़ पंजाब लॉन्च टू कर्ब द सप्लाई ऑफ ड्रग्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर? पंजाब ने सीमा पार से ड्रग्स की सप्लाई पर रोक लगाने के लिए किस नाम से नया एंट्री ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन है बाज आक। जो ड्रग्स आता है बॉर्डर पार से, तो पंजाब ने उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम एक लॉन्च किया, इसका नाम है बाज आक, ठीक है। और द सिस्टम विल इमीडिएटली न्यूट्रलाइज दोज ड्रोन्स दैट ट्राई टू एंटर इन द स्टेट फ्रॉम अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। तो दूसरे बॉर्डर से जो हमारे यहाँ आ रहे हैं ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं ड्रोन्स, तो उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। इन विच इंडियन स्टेट वॉज नारी अदालत लॉन्च? भारत के किस राज्य में नारी अदालत लॉन्च किया गया, शुरू किया गया? आंसर ऑप्शन है सिक्किम। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग ने नारी अदालत लॉन्च किया है। एक कम्युनिटी बेस्ड फोरम है, महिला द्वारा रन किया जा रहा है ताकि
जस्टिस दिया जा सके रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनको सोल्व किया जा सके। जैसे फैमिली डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, कई तरह के डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, मैरिटल इश्यूज़ होते हैं। Who won the election for the post of secretary administration at the Constitution Club? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सचिव प्रशासन पद के लिए चुनाव किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है, राजीव प्रताप रूडी। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो इलेक्शन हुआ है सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसमें बीजेपी वर्सेस बीजेपी रहा इस बार। राजीव प्रताप रूडी भी बीजेपी के हैं और इनके अगेंस्ट खड़े थे संजीव बलियान। तो विक्टोरियस कौन हुए? रूडी। तो अगर हम इसकी बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की, तो 1965 में इनोग्रेट किया गया था अगर हम आपकी बात करें। और सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसको रजिस्टर किया गया है। तो जो भी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या प्रेजेंट के एमपीज़ हैं, ठीक है, तो उनके बीच में सोशल हैंगआउट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वाइटल मीटिंग्स, ठीक है, ये सब यहाँ होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मास्कॉट फॉर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? प्रथम खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभांकर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमालयन किंगफिशर। देखिए जो पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाले हैं डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में, और इसके लिए जो मास्कोट है, जो शुभांकर है, वो है हिमालयन किंगफिशर। तो इसमें रोइंग, कैनोइंग, कयाकिंग, ये मेडल इवेंट्स होंगे, इन्हें मेडल्स दिए जाएंगे, और जो डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स होंगे वो वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस, ये सब होंगे। अच्छा, जो खेलो इंडिया का ही पार्ट है ये, जो वाटर स्पोर्ट्स फर्स्ट फेस्टिवल होने वाले हैं, और इस बार हमने देखा था कि फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स भी हुए दीव में मई में इस साल। और अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था ये कि फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पर हुए, तो दीव में हुए हैं मई में। अच्छा, ये दूसरा खेलो इंडिया इवेंट है जो जम्मू कश्मीर होस्ट कर रहा है। इससे पहले गुलमर्ग में स्नो इवेंट्स हुए थे खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मार्च के महीने में। इन विच ईयर वॉज जल जीवन मिशन लॉन्च्ड? जल जीवन मिशन किस पर शुरू किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 2019। तो जल जीवन मिशन को 6 साल पूरे हुए हैं अगस्त में, और इसका मकसद था कि हर घर में टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराना ताकि ड्रिंकिंग वाटर उन्हें प्रोवाइड की जा सके, सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसमें ही एक कंपोनेंट है हर घर जल, इसी का कंपोनेंट है जल जीवन मिशन का। तो इसका मकसद है 55 लीटर टैप वाटर हर एक रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराना पर कैपिटा पर डे, ठीक है, तो 55 लीटर्स याद रखिएगा। व्हाट इज ई सुश्रुत क्लिनिक? ई सुश्रुत क्लिनिक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अ लाइट वेट क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीटेक, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसके जरिए ये ई सुश्रुत क्लिनिक को लॉन्च करेंगे। तो ये एक लाइट वेट क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और जो आउट पेशेंट क्लिनिक्स होते हैं उनके लिए है। आउट पेशेंट मतलब जो मतलब हॉस्पिटल में जिन्हें रुकना नहीं होता, केवल दिखाते हैं, ओपीडी कहते हैं ना जिसे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो केवल दिखाना है और फिर अपने वापस घर चले जाना है, ठीक है, जैसे डेली जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो दिखाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि क्लाउड बेस्ड का मतलब क्या हुआ? जो इन्फॉर्मेशन हो इंटरनेट पे सेव हो जाएगी, यानी कि आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। अब जैसे कोई डॉक्टर है तो मान लीजिए वो केवल कॉपी पर लिखता है कि कौन पेशेंट आया है, क्या उम्र है उसकी, प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है, वो रजिस्टर में लिख रहा है ना, प्रिस्क्रिप्शन है वो भी एक पर्चे में लिख के दे दे रहा है। तो उसके पास ऐसा कोई मतलब रिकॉर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो रजिस्टर मान लीजिए भर गया, फिर कहीं फेंक दिया, कुछ हो गया, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड उसके पास नहीं रहेगा। लेकिन क्लाउड बेस्ड मतलब वो सब इंटरनेट पे सेव हो रहा है, उसने कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का बना रखा है जहाँ पर सेव हो रहा है, वो कभी भी पास्ट हिस्ट्री देख सकता है उस पेशेंट की, ठीक है, लॉगिन करके कहीं से भी देख सकता है। तो इसको बोलते हैं क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो होता है कंप्लीट, पेशेंट आया, क्या क्या उसका रिकॉर्ड है, क्या उसे प्रिस्क्रिप्शन दिए गए, सब कुछ इसमें रहेगा। तो जो स्मॉल एंड मीडियम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, खास करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देखते हुए, जिसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था।
तो उसी के जरिए इस तरह के ई सशुल्क क्लिनिक लॉन्च किया जा रहा है। वेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10 अगस्त। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और ये लोगों की अवेयरनेस इस और खींचता है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स अल्टरनेटिव हैं जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका रीज़न क्या है 10 अगस्त को क्यों मनाया जाए? क्योंकि 10 अगस्त 1893 को जो सर रुडोल्फ डीजल हैं उन्होंने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक इंजन को चालू किया था पीनट ऑयल से। ठीक है, तो इससे पता चला कि जो वेजिटेबल ऑयल है ये फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर देगा अगली सेंचुरी में। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस भारत में 2015 से ही बनाते आ रहा है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में लॉन्च की गई थी और 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग और 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग हमारा लक्ष्य है 2030 तक। व्हाट इज इंडियाज न्यू लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बाय एसएनपी? एसएनपी द्वारा भारत की नई दीर्घकालिक सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है ट्रिपल बी। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने इन्फॉर्म किया है कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जो लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है उसको ट्रिपल बी कर दिया है। पहले ट्रिपल बी निगेटिव थी और जो शॉर्ट टर्म रेटिंग है इसको A2 कर दिया है, पहले ये A3 थी। 18 साल में पहली बार हमारे देश की जो सोवरेन रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया है। लास्ट टाइम 2007 में किया गया था जब भारत को ट्रिपल बी निगेटिव में अपग्रेड किया गया था। मई 2024 में एजेंसी ने जो इंडिया के लिए आउटलुक है वो भी स्टेबल से बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। देखिए ट्रिपल बी निगेटिव इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से पैसे लिए उधार लिए, ठीक है, और मैंने टाइम पर चुका भी दिए, तो जिस आदमी को मैंने चुकाए हैं वो कहेगा कि हाँ मैं जो है एक मतलब क्रेडिबल हूँ, मतलब विश्वसनीय हूँ, मतलब मैं मुझको अगर पैसे दिया जाएगा तो मैं लौटा दूंगा, मेरी क्षमता है इस तरह की। सेम इसी तरह है, तो भारतीय क्रेडिट रेटिंग यानी कि इम्प्रूव की है ट्रिपल बी निगेटिव से ट्रिपल बी की है। इसका मतलब इन्वेस्टर्स को यकीन आ जाएगा कि भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, तो एक तो फायदेमंद है और बाकी जो भारत के ऊपर लोन है वो भारत चुका सकता है। ठीक है, बैंकरप्ट नहीं हो सकता। तो ये रेटिंग का ये मतलब होता है, अच्छी रेटिंग का मतलब क्रेडिट रेटिंग है ना ये, कि भारत जो अपने क्रेडिट लौटाने में सक्षम है। S&P ने जीडीपी ग्रोथ 6.5% प्रोजेक्ट की है 25-26 के लिए। अच्छा, एक और रेटिंग एजेंसी है मॉर्निंग स्टार DBRS, इसने भी भारत की रेटिंग ट्रिपल बी कर दी है। हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड इन टोटल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2025? स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कुल कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 127। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 127 गैलेंट्री अवार्ड्स और 40 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स अप्रूव कर दिए आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर्सनल के लिए इंडिपेंडेंस डे 2025 की पूर्व संध्या पर। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं, 15 वीर चक्र हैं, 16 शौर्य चक्र हैं, 2 बार हैं सेना मेडल्स, 58 सेना मेडल्स, 6 नौसेना मेडल्स, 26 वायुसेना मेडल्स, 7 सर्वोत्तम युवा युद्ध सेवा मेडल्स, 9 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 24 युद्ध सेवा मेडल। साथ ही 290 मेंशन इन डिस्पैचेस को भी अप्रूव किया गया है। अंडर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना हाउ मच विल न्यूली एम्प्लॉयड यूथ रिसीव पर मंथ? प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत नव नियोजित युवाओं को प्रतिमाह कितनी राशि मिलेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 15,000 रुपए। तो देखिए 12th इंडिपेंडेंस डे एड्रेस दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना, इस बार जो 79th इंडिपेंडेंस डे उस मौके पर रेड फोर्स से, और कई तरह की अनाउंसमेंट की गई है ताकि 2047 तक भारत डेवलप नेशन बन सके। एक तो इस साल के अंत तक फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप लॉन्च हो जाएगी। दूसरा बताया कि डेडिकेटेड रिफॉर्म टास्क फोर्स भी क्रिएट किया गया है। ठीक है, और ये इंश्योर करेगा 2047 तक हम 10 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बन जाए। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया गया है जिसका बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। इसके जरिए जो भी न्यूली एम्प्लॉयड यूथ हैं प्राइवेट सेक्टर में 15,000 रुपए गवर्नमेंट की ओर से मिलेंगे पर मंथ। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन भी लॉन्च करने की घोषणा की गई है ताकि जो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है उनसे निपटा जा सके, उन्हें सुदृढ़ किया जा सके।
Hinduja Leyland Finance, which is going to be merged with NDL Venture, is a subsidiary of which company? Hinduja Leyland Finance जिसका NDL Venture के साथ विलय होने जा रहा है, किस कंपनी की सहायक कंपनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक लेलैंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मर्जर स्कीम है अशोक लेलैंड की सब्सिडियरी हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस और एनडीएल वेंचर, इनके मर्जर को अप्रूव कर दिया है। तो मर्जर एंटिटी का जो कंबाइंड एसेट होगा वो 29,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो जाएगा। Which Indian company received its maiden overseas contract in the rail and metro segment from Malaysia? किस भारतीय कंपनी को मलेशिया से रेल और मेट्रो रेल में अपना पहला विदेशी अनुबंध प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए है बीएमएल लिमिटेड। तो बीएमएल लिमिटेड को ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है रेल एंड मेट्रो सेगमेंट में मलेशिया से। 1 बिलियन इन्वेस्टर का ये कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। Which two Indian recently aquanauts achieve deep ocean expeditions in the Atlantic Ocean? हाल ही में किन दो भारतीय जल यात्रियों ने अटलांटिक महासागर में गहरी समुद्री अभियान में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन डी है राजू रमेश एंड जतिंद्र पाल सिंह। देखिए, दो इंडियन एक्वानॉट्स हैं, इन्होंने डीप ओशन एक्सपेडिशन किया है, यानी कि गहरे समुद्र जल में गए हैं नीचे तक, 4025 मीटर की डेप्थ तक, एक 5002 मीटर की डेप्थ तक अटलांटिक ओशन में। तो पहली बार है जब भारत ने इस तरह की फीट अचीव की है। और इन एक्वानॉट्स के नाम है राजू रमेश और जतिंद्र पाल सिंह। तो लगभग 7 घंटे की ड्यूरेशन रही है इनके इस कारनामे की, जो इन्होंने मेडन डाइव की है समुद्र में। और किसके साथ मिलकर? IFREMER, जो कि फ्रेंच मैरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके साथ मिलकर अटलांटिक ओशन में। बाकी आप जानते हैं भारत का समुद्रयान मिशन भी इसलिए है, हम 6000 मीटर की डेप्थ तक जाने चाहते हैं और इसके लिए हम यूज़ करेंगे मत्स्य 6000, ठीक है, जो कि एक सबमर्सिबल एक टैंक टाइप है आप कह सकते हैं। और 2027 हमने टारगेट रखा हुआ है। तो ये 4th जनरेशन साइंटिफिक सबमर्सिबल है मत्स्य 6000 और 12 घंटे का ऑपरेशनल एंड्योरेंस है इसका, और लगभग 96 घंटे का इमरजेंसी एंड्योरेंस है। और लिपो बैटरीज में यूज़ की जाएगी। LNT शिपयार्ड कट्टुपल्ली तमिलनाडु में सक्सेसफुली हमने इसका ट्रायल भी कर लिया है। रोहित कृष्णा एस बिकेम विच नंबर ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? रोहित कृष्णा एस भारतीय किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 89th। तो चेस की बात हो रही है, ये जो ग्रैंड मास्टर टर्म है चेस में यूज होता है। तो रोहित कृष्णा एस चेन्नई तमिलनाडु से हैं, ये भारत के 89th ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाल ही में अल्मैटी मास्टर्स पुणे को, जो कि कजाकिस्तान में हुआ, या इन्होंने अपना फाइनल ग्रैंड मास्टर नॉर्म अचीव किया और 2500 ईलो रेटिंग मार्क्स को इन्होंने क्रॉस किया। इंटरनेशनल मास्टर आर्थुर दवतियान को इन्होंने फाइनल राउंड में हराया है। ग्रैंड मास्टर आपको बता दें, कोई भी चेस प्लेयर जो हाईएस्ट टाइटल या रैंकिंग प्राप्त कर सकता है वो ग्रैंड मास्टर होता है, ठीक है, टॉप लेवल का ऑनर होता है ग्रैंड मास्टर। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या फिर FIDE द्वारा दिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में है। तो कम से कम जो टूर्नामेंट परफॉर्मेंस रेटिंग है किसी चेस प्लेयर की, वो कम से कम 26 होनी चाहिए ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। बाकी भी कंडीशंस होती हैं इसमें। Which companies did BSNL sign strategic MOUs with to accelerate India's digital transformation? भारत के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए BSNL ने किन कंपनियों के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को एंड नोकिया। तो भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 4 ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ, जैसे एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज, सिस्को सिस्टम्स और नोकिया सॉल्यूशंस एंड नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो इसके जरिए जो 5G, AIML, नेटवर्किंग, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इन सब की एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी BSNL के जो इंस्टीट्यूट है, भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम ट्रेनिंग जबलपुर, यहाँ पर इन कंपनीज द्वारा। Bajaj Allianz Life Insurance recently acquired about 1.2% stake in which company? बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस कंपनी में लगभग 2.1% की हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है JM फाइनेंशियल होम लोन्स। तो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस इसने 2.1% एक्वायर किए हैं JM फाइनेंशियल होम लोन्स में। किससे? JM फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस से 65.5 करोड़ रुपीस में।
तो इस ट्रांजेक्शन के बाद जो जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सोल्यूशन के स्टेक हैं इस जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स में, ये 6.88% हो जाएंगे, पहले 8.9% थे। The annual defense production of India has soared to an all-time high figure of 1,50,590 crore in the financial year 2024-25। तो एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन जो है हमारा वो अब तक के सर्वोच्च स्तर पहुंच गया है 1,50,590 करोड़ पर फाइनेंशियल 2024-25 में। तो 80% की ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम पिछले फिजिकल आउटपुट की बात करें जहाँ पर 1.27 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन था, और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और जो अदर पीएसयूज हैं, ठीक है, तो 77% इनका शेयर है टोटल प्रोडक्शन में। वहीं प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन 23% है। प्राइवेट सेक्टर का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है, 21% था केवल 2023-24 में, अब ये 23% हो गया है 24-25 में। ओवरऑल प्रोडक्शन देखें अगर हम, तो जो डिफेंस सेक्टर अंडरटेकिंग्स है इनका 16% बढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर का 28% बढ़ा है। NLC India Limited recently signed an MOU with which organization for the extraction of rare earth elements from fly ash। NLC India Limited ने हाल ही में फ्लाई एश से दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निष्कर्षण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बार्क। तो NLC इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के साथ, जिसके जरिए फ्लाई एश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, निकाला जाएगा। फ्लाई एश मतलब जो थर्मल पावर प्लांट आपने देखे होंगे, मतलब सुना तो होगा ही, थर्मल पावर प्लांट में कोल को जब आप काफ़ी हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो उसमें से जो उसके मिनरल्स हैं, इम्प्योर मिनरल्स हैं, तो वो कण के रूप में ऊपर की ओर उठते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को ही जब आप अरेस्ट कर लेते हैं उन कणों को या इकट्ठा कर लेते हैं तो फ्लाई ऐश बन जाता है। तो कोल से जनरली ये फ्लाई ऐश बनता है। तो इसके जरिए एक पायलट प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा नेवेली में, टेक्निकल सपोर्ट बार्क से प्राप्त होगा और फ्लाई ऐश का निर्माण किया, फ्लाई ऐश से रेयर अर्थ एलिमेंट्स का निर्माण किया जाएगा। देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स ये 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, 15 तो इनमें लेंथेनाइट्स होते हैं, यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच में है, और होता है इसमें स्कैंडियम और यट्रियम। चाइना में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ जो है इनमें किया जाता है, जैसे आपका जो ये सिलिकॉन वाले जो जैसे चिप्स वगैरह हो गया है ना, और भी जो डिजिटल आजकल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स की काफ़ी डिमांड है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक recently launched collateral-free shrimp crop loans for aquaculture farmers in collaboration with which organization and company। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने हाल ही में किस संगठन और कंपनी के सहयोग से जलीय कृषि किसानों के लिए संपार्श्विक मुफ्त झींगा फसल ऋण शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नाबार्ड एंड एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड और एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कोलेटरल फ्री श्रिम्प क्रोम लोन्स लॉन्च किए हैं एक्वाकल्चर फार्मर्स के लिए। तो 25 करोड़ रुपए तक के कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे लगभग 100 श्रिम्प फार्मर्स को के लिए 3 से 6 महीने में। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद कैम्सपे टू लॉन्च अ न्यू डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने एक नया डिजिटल भुगतान गेटवे प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए कैम्सपे के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक जिसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, इसने कैम्सपे के साथ पार्टनरशिप की है और डिजिटल पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ये अपना लॉन्च करने वाला है। The collaboration with deliver real-time settlement capabilities and secure card processing through the CAMSpace new payment gateway। MD and CEO आरबीएल बैंक के आर सुब्रमण्य कुमार हैं। Which Tata Group company has partnered with Eutelsat to deliver OneWeb LEO सैटेलाइट सर्विसेज इन इंडिया? टाटा समूह की किस कंपनी ने भारत में OneWeb LEO उपग्रह सेवाएं प्रदान करने के लिए यूटेलसेट के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेल्को। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है नेल्को, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है फ्रेंच सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइडर यूटेलसेट के साथ, जिसके जरिए भारत में OneWeb लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नेल्को विद पार्टनर OneWeb इंडिया कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड सिक्योर लो लेटेंसी LEO connectivity to customers in the country। Which state government launched the Catalyst initiative to support global capability centers? किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों को समर्थन देने के लिए
कैटलिस्ट पहल शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने कैटलिस्ट, जो कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल है, जो कि ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स को सपोर्ट करता है राज्य में, इसे लॉन्च किया है कैटलिस्ट। तो जो भी जीसीसी सेटअप करनी चाहती हैं कंपनीज, ग्लोबल कैपिटल सेंटर सेटअप करना चाहती हैं कर्नाटक में, तो उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। केवल 45 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। ग्लोबल कैपिटल सेंटर्स आप इस तरह समझते, जैसे कंपनीज हैं वो अलग अलग शहरों में अपने ऑफिसेस खोलती हैं, जैसे आईटी का, फाइनेंस का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, कस्टमर सर्विस का, ठीक है, ताकि रिसर्च की जा सके या फिर और कोई नया प्रोडक्शन किया जा सके, नई इन्वेंशन की जा सके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो भी एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, ठीक है। हेडक्वार्टर से अलग होता है, पूरा स्टाफ उन्हीं का ही होता है, और नई इन्वेंशन या फिर और क्या हम नया कर सकते हैं, ये सब चर्चा उसमें चलती है। विच इंडियन नेवल शिप्स रिसेंटली अराइव्ड एट कोलंबो श्रीलंका टू पार्टिसिपेट इन द 12th एडिशन ऑफ स्लीनेक्स 25? हाल ही में कौन से भारतीय नौसेना जहाज स्लीनेक्स 25 के 12वें संस्करण में भाग लेने के लिए कोलंबो श्रीलंका पहुंचे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आईएनएस राणा एंड आईएनएस ज्योति। तो इंडियन नेवल शिप्स आईएनएस राणा, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और आईएनएस ज्योति, जो कि फ्लीट टैंकर है, ये दोनों ही कोलंबो श्रीलंका में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज स्लीनेक्स 25 का 12th एडिशन होने वाला है। 2005 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी स्लीनेक्स एक्सरसाइज की। ये एक बायलेटरल नवल एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच में। ये याद रखिएगा कि ये नवल एक्सरसाइज है, ना कि एयरफोर्स या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज है। और जो लास्ट एडिशन था इसका, वो 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच विशाखापट्टनम में हुआ था। एक और करंट अफेयर आप जानेगा, आईएनएस संधायक, ये फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज है इंडियन नेवी का, और इसने अपनी मेडन विजिट की है सिंगापुर के चांगी नवल पीस में। When and where did the Trump-Putin summit on Russia-Ukraine war take place? रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है अगस्त 2025 एंकोरेज। 2025 रशिया यूनाइटेड स्टेट्स समिट, जिसे आप अलास्का 2025 या फिर ट्रंप पुतिन समिट भी कह सकते हैं, तो ये समिट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में हुई है 15 अगस्त 2025 को। किस जगह? जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, एंकोरेज अलास्का में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस है ये, एंकोरेज अलास्का में। तो यहाँ पर ये समिट हुई है 15 अगस्त को। अब देखिए, अभी तो हमें याद है कि ताज़ा ताज़ा न्यूज है, जब 3-4 महीने बीत जाते हैं ना, और अगर आपके पास तब पूछ लिया जाए किस महीने में हुई थी ये, तो आपको फिर डाउट आने लगता है कि कहीं जुलाई में हुई थी, अगस्त में हुई थी, इस तरह से। पहली बार है जब कोई रशियन प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री प्रॉपर्टी है वहाँ पर पहुँचे हैं। जो मेन टॉपिक था डिस्कशन का, वो था कि किस तरह से यूक्रेन में जो वार है उसको रोका जा सके। हालांकि कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अलास्का, आपको बता दें, एक नॉन कॉन्टिग्यूस यूएस स्टेट है, यानी कि जो जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट्स हैं उनसे बाउंड्रीज की नहीं लगती है, अलग है ये, नॉर्थ अमेरिका में ही। और इस तरह के 2 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जो उसकी बाउंड्री से नहीं लगते, एक तो हवाई, एक अलास्का। ये नदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में, और लार्जेस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी स्टेट एरिया वाइज। हालांकि रशियन टेरिटरी हुआ करती थी 1867 तक, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे परचेज कर लिया था 7.2 बिलियन यूएस डॉलर में। विच स्टेट अचीव द हाइएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन रियल टर्म्स ड्यूरिंग 2024-25? 2024-25 के दौरान किस राज्य ने वास्तविक रूप से उच्चतम आर्थिक विकास दर हासिल की? Which state achieved the highest economic growth rate in real terms during 2024-25? 2024-25 के दौरान किस राज्य ने वास्तविक रूप से उच्चतम आर्थिक विकास दर हासिल की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है तमिलनाडु। देखिए, अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए डेटा की, तो 2024-25 में केवल एक ही राज्य ऐसा था जिसने डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की है रियल टर्म्स में, और ये है तमिलनाडु। 11.19% इसकी ग्रोथ रेट रही है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, यानी कि सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट रहा भारत में, और इसका जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट है ये 5.5% से बढ़कर 8.9% रहा है।
अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ये लीड कर रहे हैं 9.66% ग्रोथ के साथ। विच जीएसटी स्लैब्स इन इंडिया आर प्रपोज टू बी रिटेन्ड अंडर द न्यू स्ट्रक्चर। भारत में कौन से जीएसटी स्लैब को नई संरचना के तहत बनाए रखने का प्रस्ताव है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 5% एंड 18%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत जो नंबर ऑफ स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस करने का प्रपोजल दिया है और केवल 5% और 18% ये दो ही स्लैब्स अब रहेंगी। अच्छा, इसका मतलब जो 12% और 28%, 12% और 28% की जो टैक्स ब्रैकेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अच्छा, 99% जो आइटम्स हैं फिलहाल वो 12% स्लैब में आते हैं, वो 5% रेट में चले जाएंगे। 90% गुड्स एंड सर्विसेज ये 28% ब्रैकेट में जो आती है उन्हें 18% के ब्रैकेट में ला दिया जाएगा। 28% टैक्स स्लैब करंटली अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द जीएसटी। जो 28% वाली टैक्स स्लैब है ना, तो टोटल जो रेवेन्यू मिलता है जीएसटी में 11% शेयर है इसका। और जो 12% स्लैब है उसका शेयर 5% है। 5% स्लैब का जो शेयर है वो 7% है टोटल रेवेन्यू में। और सबसे ज़्यादा है 18% स्लैब का 67%। डॉक्टर वेस पेस, स्पोर्ट्स प्लेयर एंड द फादर ऑफ टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस passed away recently. वेस पेस प्लेड विच स्पोर्ट। टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के पिता और खिलाड़ी डॉक्टर वेस पेस का हाल ही में निधन हो गया। वेस पेस कौन से खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है हॉकी। डॉक्टर वेस पेस जो कि इंडिया की ब्रॉन्ज मेडल विनिंग हॉकी टीम का हिस्सा रहे हैं 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में, फादर हैं टेनिस लेजेंड लिएंडर पेस के। इनका निधन हो गया है कोलकाता में 80 की एज में। तो गोवा में इनका जन्म हुआ था। ये मिडफील्डर थे इंडियन हॉकी टीम में जब भारत का गोल्डन एरा चल रहा था हॉकी टीम का, और ये उस स्क्वाड के मेंबर थे जब भारत ने 1972 ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस फील्ड हॉकी में, नीदरलैंड्स को हराया था। और ओबिचुरीज देख लेते हैं। तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिम लोवेल, जिन्होंने कि अपोलो 13 मिशन को सेफली पायलट किया था वापस लाने में 1970 में, इनका निधन हो गया है। ये अपोलो 8 मिशन का भी हिस्सा थे और पहले व्यक्ति हैं जो मून पर 2 बार जा चुके हैं, हालांकि लैंड नहीं किया इन्होंने उस पर। एल गणेशन जो कि गवर्नर रहे नागालैंड के और फॉर्मर सीनियर बीजेपी लीडर भी रहे तमिलनाडु से, इनका निधन हो गया चेन्नई में 80 की एज में। मणिपुर के गवर्नर का भी इन्होंने कार्यभार देखा था और वेस्ट बंगाल के भी गवर्नर रहे हैं, एडिशनल चार्ज मिला था इन्हें। Who has been named one of the 9 International Olympic Committee Mental Health Ambassadors? 9 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है अभिनव बिंद्रा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर एंड फॉर्मर एथलीट अभिनव बिंद्रा ये उन 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर्स में से एक हैं जिन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा नामित किया गया है। अभिनव बिंद्रा आप जानते ही होंगे, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में। और एम्बेसडर आप देख सकते हैं अलग अलग देशों से हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाउ मेनी सैटेलाइट्स विल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के पहले वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह में कितने उपग्रह शामिल किए जाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन डी है 12। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर यानी कि इन स्पेस, इसने अनाउंस किया है कि हमने पिक्सल स्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्डियम को सिलेक्ट किया है, जो कि इंडिया का फर्स्ट फुली इंडिजीनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, ऑपरेट करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। तो ये जो पिक्सल स्पेस इंडिया कंसोर्डियम है इसमें पियर साइट स्पेस, सेटश्योर एनालिटिक्स इंडिया, ध्रुव स्पेस ये सब आते हैं। और पहली बार है जब इस तरह का कंसोर्डियम बनाया गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए, और इसमें 12 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था 12। The constellation will deliver analysis-ready data and value-added service for applications in climate change monitoring, disaster management, agriculture, marine surveillance, national security, urban planning। तो ये सभी एप्लीकेशंस होंगी इस सैटेलाइट की। Which central armed police force recently received approval from the Union Home Ministry for its first ever cadre review? हाल ही में किस केंद्रीय सशक्त पुलिस बल को अपनी पहली कैडर समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिली? राइट आंसर ऑप्शन ही है बीएसएफ। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल का जो कैडर रिव्यू है उसको किया जाएगा। 1965 के बाद से पहली बार है जब कैडर रिव्यू किया जाएगा।
देखिए 5 प्रमोशन होते हैं बीएसएफ में ना, और कई कांस्टेबल ऐसे हैं जो केवल 2 ही या फिर 1 प्रमोशन के साथ ही रिटायर हो, जबकि वो असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते थे उस रैंक तक। तो इसलिए रिव्यू किया जा रहा है कैडर को। बीएसएफ पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारे बॉर्डर को सेफ रखता है। Which team did India's under-20 women's football team defeat to qualify for the AFC under-20 Women's Asian Cup 2026? भारत की अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के लिए किस टीम को हराया? ऑप्शन सी राइट आंसर है म्यांमार। तो इंडिया की जो अंडर 20 वीमेंस फुटबॉल टीम है, इन्होंने अपनी जगह बना ली है AFC अंडर 20 वीमेंस एशियन कप 2026 में। 1-0 से जीत हासिल की म्यांमार के ऊपर यंगून में। ठीक है, 20 साल बाद भारत इस AFC अंडर 20 वीमेंस एशियन कप में अपनी जगह बना पाया है, और ये कप होगा थाईलैंड में। हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 3000 मीटर फॉर इंडिया? हाल ही में भारत के लिए पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी है गुलवीर सिंह। तो गुलवीर सिंह ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है मेंस 3000 मीटर में। ठीक है, और ये जुलाई इस्तवान मेमोरियल वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर गोल्ड लेवल मीट हंगरी में हुआ है। यहाँ इन्होंने कम्पीट किया। इनकी टाइमिंग रही 7 मिनट 34.49 सेकेंड। इसको इस तरह से रीड करते हैं, 7 मिनट्स 34.49 सेकेंड्स में इन्होंने अपनी रेस पूरी की और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। What percentage of horizontal reservation has been approved for former अग्निवीर in उत्तराखंड? उत्तराखंड में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 10%। तो उत्तराखंड कैबिनेट ने 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अप्रूव कर दिया है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होंगी ग्रुप सी की, ठीक है, उनमें फॉर्मर अग्निवीर्स के लिए। फॉर्मर अग्निवीर्स विल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और इनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। देखिए 2 तरह के रिजर्वेशन होते हैं, एक तो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है? जैसे SC ST OBC EWS, ये जो रिजर्वेशन होते हैं ये होते हैं वर्टिकल। अब इन्हीं के अंदर एक और कैटेगरी का आप रिजर्वेशन दें, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जैसे अब SC ST OBC EWS तो एक वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ बात करें अग्निवीर का जो रिजर्वेशन मिलेगा हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि SC में भी अग्निवीर जो आएंगे, जो SC कैटेगरी से आते हैं, उन्हें 10% रिजर्वेशन होगा। इसी तरह से ST के अंदर भी, OBC के अंदर भी, EWS के अंदर भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन के कंपार्टमेंट्स होते हैं या फिर ट्रेन के डिब्बे होते हैं, तो उनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन है। SC ST OBC ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हैं, और उन अंदर जो सीट्स रिजर्व होती हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। Engineers India Limited recently signed an MOU with which organization to provide engineering services for Bharat Small Modular Reactor? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन भी है NPCIL। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके जरिए इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन भारत ने घोषित किया हुआ है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी हम अचीव करेंगे 2047 तक। In a report, a committee set up by the RBI to recommended several guidelines for the responsible use of AI in the financial sector. How many guidelines did it recommend? आरबीआई द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र में AI के जिम्मेदारान उपयोग के लिए कई दिशा निर्देशों की सिफारिश की है। समिति ने कितने दिशा निर्देशों की सिफारिश की? राइट आंसर ऑप्शन है 7। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बैंकिंग के लिए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले एक फ्री AI कमेटी रिपोर्ट बनाने के लिए कमेटी बनाई थी। फ्री AI मतलब फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने 7 गाइडिंग सूत्र दिए हैं किस तरह से हम AI को यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, रिस्क मिटिगेशन और इनोवेशन बना रहे, उनके बीच में बैलेंस रहे। तो पहला सूत्र है ट्रस्ट इज द फाउंडेशन। तो ट्रस्ट नॉन नेगोशिएबल है, अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम को रिलायबल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पब्लिक कॉन्फिडेंस उसमें रहे, इस तरह का AI सिस्टम हो। पीपल फर्स्ट, ठीक है। AI शुड सपोर्ट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बट डेफर टू ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन इंटरेस्ट, प्रायोरिटाइजिंग वेलफेयर डिग्निटी एंड inclusion, innovation over restraint, तो encourage responsible innovation while avoiding unnecessary restriction, fairness and equity, AI outcomes should be fair and non-discriminatory, फिर accountability की accountability भी होनी चाहिए, फिर understandable by design,
और लास्ट है सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये 7 सूत्र हैं, ठीक है, आपको इनको हेडिंग याद कर लेना इन 7 सूत्र की भी। अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में जो एआई इन्वेस्टमेंट है 2027 तक वो 8 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, कैपिटल मार्केट्स में, पेमेंट्स में 1.02 लाख करोड़ का होने वाला है 2033 तक, केवल जेन एआई में ही, जनरेटिव एआई में ही। आरबीआई ने म्यूल हंटर एआई भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिससे म्यूल अकाउंट, फर्जी अकाउंट डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अच्छा, जो ये फ्री एआई कमेटी है, एक 8 मेंबर पैनल रहा है, इसको आरबीआई द्वारा बनाया गया था और इसकी अध्यक्षता की थी पुष्पक भट्टाचार्य ने। Who has been given additional charge as the governor of Nagaland following the demise of La Ganeshan? ला गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड के गवर्नर का, क्योंकि नागालैंड के जो गवर्नर रहे परमानेंट, इनका निधन हो गया है। ला गणेशन इनका नाम है। नागालैंड की बात करें इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। कैपिटल इसकी कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेपियो रियो है। द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी? एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 किस शहर में आयोजित होने वाली है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है देहरादून। भारत एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 को पहली बार होस्ट करने जा रहा है और ये संपन्न होगी हिमाद्री आइस रिंक, देहरादून, उत्तराखंड में 20 से 23 अगस्त के बीच में। 11 एशियन कंट्रीज से भी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 9 डिफरेंट इवेंट्स होंगे, 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले तक। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द AI पावर्ड मीटिंग समराइजेशन टूल सभासार? किस मंत्रालय ने सभासार नामक AI समर्थित मीटिंग समरीकरण टूल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सभासार, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मीटिंग समराइजेशन टूल है, इसको लॉन्च किया है। समराइजेशन टूल यानी कि बिल्कुल समरी प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, किस चीज़ की? जो भी ग्राम सभा या और भी पंचायत मीटिंग्स की जो ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग है उनकी समरी ये प्रोवाइड कराएगा, जो भी उनकी मीटिंग के दौरान बातें हुई हैं उन सबको। एडवांस AI एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है और जो भी स्पोकन डिस्कशन है उसको ये समराइज कर सकता है। भाषिनी के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है और ये टूल फिलहाल 13 इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है, यानी कि 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये समरी प्रोवाइड कर सकता है। What is the maximum loan amount that Agniveers can avail without any collateral under SBI's new scheme? SBI की नई योजना के तहत अग्निवीर बिना किसी संपार्श्विक के अधिकतम कितनी ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 4 लाख रुपीस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च कर रहे हैं अग्निवीर्स के लिए। और अग्निवीर आप जानते हैं अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के तहत जो अग्निवीर्स हैं, तो 79th इंडिपेंडेंस डे के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो अग्निवीर्स यहाँ पर बिना किसी कोलेट्रल के, यानी कुछ भी गिरवी रखे बिना 4 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी प्रोसेसिंग फीस में नहीं लगने वाली है। इसके अलावा जो बैंक है ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर 10.5% पर सभी डिफेंस पर्सनल को भी प्रोवाइड करा रहे हैं। वेयर इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 19। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। थीम है इसका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। और एक और थीम है अ कॉल टू एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। हु वॉन द क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025? क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विंसेंट केमर। देखिए चेस की बात कर रहे हैं तो जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट केमर, इन्होंने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 जीता है और ये फर्स्ट सोल चैंपियन बन गए हैं इस इवेंट की हिस्ट्री में। और इन्होंने ड्रॉ खेला डच ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के साथ और इसी के साथ इनकी विक्ट्री कन्फर्म रही। Which Indian state has recorded the maximum number of organ donations in the country?
देश में किस भारतीय राज्य में अंगदान की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट से सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं पूरे देश भर में। और नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त के दौरान इस राज्य को अवार्ड भी दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार तेलंगाना में 4.88 ऑर्गन डोनेशंस पर 10 लाख पॉपुलेशन दर्ज किए गए 2024 के दौरान। वहीं जो नेशनल एवरेज है ये तो केवल 0.8 पर 10 लाख पॉपुलेशन है। फ्रॉम विच स्टेट विल पीयर टू पीयर यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट बी स्टॉप्ड एज पर एनपीसीआई's डायरेक्टिव? एनपीसीआई के निर्देशानुसार किस दिनांक से पीयर टू पीयर यूपीआई कलेक्शन रिक्वेस्ट बंद कर दी जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है अक्टूबर 1, 2025। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंक्स और पेमेंट ऐप्स को कहा है कि वो 1 अक्टूबर से पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को स्टॉप करते हैं यूपीआई पर, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स इसमें काफ़ी हो रहे हैं। फिलहाल जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कलेक्ट की जा सकती है किसी इंडिविजुअल से इस कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए वो 2,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन है। और डेली की कैप है 50 इस तरह की ट्रांजेक्शन की जा सकती है, यहाँ पर हर एक ट्रांजेक्शन की वैल्यू 2,000 हो। कलेक्ट रिक्वेस्ट मतलब जैसे आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी की आईडी डाली उसमें, ठीक है, और उसको रिक्वेस्ट भेजी 500 रुपीज़ की, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी रिक्वेस्ट तो आपके अकाउंट में 500 रुपये आ जाएंगे। मतलब उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में 500 रुपये आ जाएंगे। आपने रिक्वेस्ट किया ना, तो इसमें फ्रॉड भी हो रहे थे, जैसे कोई डिलीवरी एजेंट है या फिर और कोई कंपनी है, वो आपकी यूपीआई आईडी डालकर आपसे मांग रही है, गलती से आप पे यस हो जाए तो आपके अकाउंट से कट जाएंगे पैसे, ठीक है। तो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे। A collect request in UPI allows a user to send a payment request to another user who can then approve or decline it. आप decline भी कर सकते हैं, approve भी कर सकते हैं। What are the names of the two variants of the PSB नारी शक्ति सेविंग अकाउंट? PSB नारी शक्ति बचत खाते के 2 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, PSB पिंक एंड PSB स्माइल। पंजाब एंड सिंध बैंक ने PSB नारी शक्ति जो कि एक स्पेशल सेविंग अकाउंट है इसे लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। महिलाओं के लिए है, जिसके नाम से पता चला उनको फाइनेंशियल और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके 2 वेरिएंट्स हैं PSB नारी शक्ति के, एक तो है PSB पिंक, दूसरा है PSB स्माइल। और इसमें कैंसर कवर भी दिया गया है 10 लाख रुपए तक का। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी दिया गया है 20 लाख रुपए तक का। पंजाब एंड सिंध बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। स्वरूप कुमार शाह इसके MD एंड CEO हैं। Which organization has launched the Defense Index to track the performance of defense-related stocks? किस संगठन ने रक्षा संबंधित शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए रक्षा सूचकांक लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, BSE इंडेक्स सर्विसेज। BSE इंडेक्स सर्विसेज जो कि स्टॉक एक्सचेंज BSE की एक आर्म है, इन्होंने डिफेंस इंडेक्स लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है ताकि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनको ट्रैक किया जा सके। यानी कि इंडेक्स क्या करेगा, जो भी डिफेंस सेक्टर से संबंधित कंपनीज हैं जो फाइटर जेट्स बनाती है, शिप्स बनाती है, वेपन्स बनाती है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाती हैं, इन सब को ट्रैक करेगा। और जो BSE 1000 है, जो BSE 1000 इंडेक्स है, यानी कि जहाँ पर 100 कंपनीज इस डिफेंस सेक्टर से संबंधित है, तो उन कंपनीज को ट्रैक करेगा ये, ठीक है। BSE 1000 इंडेक्स इसका एक बेस रहेगा कि इसमें जो जो कंपनीज लिस्टेड हैं डिफेंस से संबंधित, उन्हें ट्रैक करेगा, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। Which government department signed an MOU with the School of Ultimate Leadership Foundation (SOL) for youth leadership development? किस सरकारी विभाग ने युवा नेतृत्व विकास के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। माई भारत डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें 1 लाख यूथ लीडर्स को तैयार करना है 18 से 29 साल की हो, जो गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सभी डोमेन्स में अव्वल रह सकें। 3 साल का ये MOU है। द फर्स्ट 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम वॉज कमीशन एट विच सेक्शन अंडर वेस्टर्न रेलवे? पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत किस सेक्शन पर पहली 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन
प्रणाली प्रणाली चालू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, नागदा कचरोड़। वेस्टर्न रेलवे ने सक्सेसफुली फर्स्ट 2x25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को कमीशन कर दिया है नागदा कचरोड़ सेक्शन अंडर रतलाम डिवीजन, और 2 स्कोर कनेक्टेड 100 MVA पावर ट्रांसफॉर्मर्स इसमें शामिल हैं, और ये पहला इस तरह का टेक्नोलॉजी है जिसको एनराइज किया गया है भारत में। रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया स्लिप टू व्हाट लेवल इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति किस स्तर पर पहुंच गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 1.55%। रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई 2025 के महीने में 1.55% तक गिर गई, जो कि जून 2017 के बाद से लोवेस्ट है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंफर्ट बैंड है 2 to 6% इससे कम है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें CPI, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा रिलीज किया जाता है, और इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है भारत में। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को एक्सक्लूड रखा जाता है। जो कोर इन्फ्लेशन है 4.1% रही है जुलाई 2025 में, जबकि इससे पहले मंथ में ये 4.4% थी। CPI को सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा हर महीने की 12वीं तारीख को रिलीज किया जाता है। इसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स, और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। बेस ईयर CPI का 2012 है। विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स? कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहली कंपनी है जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को ज्वाइन किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द थायुमनावर तीतम स्कीम टू डिलीवर राशन प्रोडक्ट्स एट द डोर स्टेप्स ऑफ बेनिफिशरीज? किस राज्य सरकार ने वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थी के घर पर राशन उत्पाद पहुंचाने के लिए थयुमानवर तीर्थम योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। इन्होंने थयुमनावर तीर्थम स्कीम लॉन्च की है ताकि जो राशन प्रोडक्ट्स हैं वो जो एल्डरली सिटीजन्स हैं या डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके घर तक पहुंचाए जा सके। तो हर सेकंड सैटरडे और संडे को ये पहुंचाया जाएगा राशन। Which bank has been chosen to manage the online payment services for India's first barrier-less toll collection system? भारत की पहली बाधा रहित टोल संग्रह प्रणाली के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवा का प्रबंध करने हेतु किस बैंक को चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मैनेज करेगी हमारे देश के पहले बैरियरलेस टोल कलेक्शन सिस्टम के लिए, यानी कि टोल नहीं होगा वहाँ पर। तो जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे उनको प्रोसेस करेगा ICICI बैंक, और सबसे पहली बार ये लॉन्च किया जा रहा है चौरियासी टोल प्लाजा, जो कि भरूच सूरत नेशनल हाईवे 48 पर है। चौरियासी विल बी द फर्स्ट NH स्ट्रेच टू सपोर्ट द मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। ठीक है। भाविना पटेल एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है पैरा टेबल टेनिस। भाविना पटेल ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ESIC अहमदाबाद में, और इन्होंने ITTF वर्ल्ड पैरा एलीट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है विमेन सिंगल्स क्लास 4-5 में। साथ ही ITTF वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये दोनों ही इवेंट स्पोकेन USA में हुए हैं। इसी के साथ ये वर्ल्ड की नंबर 1 विमेन सिंगल चेस क्लास 1-5 पैरा टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं। Where was the first world humanoid robot games held? प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल कहाँ आयोजित किए गए? राइट आंसर ऑप्शन सी है बीजिंग। ह्यूमनॉइड मतलब जैसे आप रोबोट देख रहे हैं ना, ह्यूमन जैसे लग रहे हैं, तो वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स ये बीजिंग में हुए हैं। इसी अगस्त में पहली बार इस तरह के गेम्स आयोजित किए गए हैं। 26 इवेंट्स में रोबोट्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे ट्रैक एंड फील्ड, शोकर, डांसिंग, किक बॉक्सिंग। नेक्स्ट एडिशन भी अगस्त 2026 में होगा बीजिंग में ही। वेयर वॉज द इंडियन सर्वे वेसल लार्ज शिप इक्साक बिल्ड? भारतीय सर्वेक्षण पोत जहाज इक्साक का निर्माण कहाँ किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है गार्डन लीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता।
देखिए 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स बनने हैं या बन चुके हैं, उनमें से तीसरा है इक्साक यार्ड 3027। तो इंडियन नेवी की जो वारशिप डिजाइन ब्यूरो है इसके द्वारा से डिजाइन किया गया है और बनाया कहा गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा। इक्साक इसका नाम है, ये सर्वे वेसल लार्ज शिप है। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया गया है हाल ही में कोलकाता में ही। और जैसे मैंने बताया ना, ये तीसरा है, तीसरा सर्वे वेसल है, टोटल 4 हैं, 4 का ऑर्डर दिया गया था, उसमें से ये तीसरा है। तो पहला 3 फरवरी 2024 को कमीशन कर दिया गया था INS संधायक, दूसरा 18 दिसंबर 2024 को कमीशन कर दिया गया था INS निर्देशक, और ये तीसरा है इक्सा। 80% जो है इसमें इंडिजिनियस कंटेंट लगा हुआ है। द कॉन्फ्रेंस वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म वाज हेल्ड इन विच सिटी? वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के साथ मिलकर मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की है जिसका टाइटल रहा वाटरवेज टू वंडर अनलॉकिंग क्रूज टूरिज्म। तो क्रूज टूरिज्म जो भारत में जो क्रूज टूरिज्म का वो विस्तार हो रहा है, तो क्या उसकी पोटेंशियल है, उसी को एक्सप्लोर करने के लिए ये इवेंट किया गया है। क्रूज टूरिज्म मतलब जो क्रूज होती है ना, उसमें यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना वाटरवेज के जरिए। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन विजय कुमार है, इसका हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम हॉक सिस्टम? हाल ही में किस राज्य ने होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है तमिलनाडु। तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक, जो कि एक डिजिटल और सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको लॉन्च किया है। जैसे पुलिस के पास क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है CCTNS, इसी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी अब होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक सिस्टम है। तमिलनाडु तीसरा राज्य है केरल और कर्नाटक के बाद जिसने इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया है। इसे डेवलप किया है सॉफ्टवेयर को वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड एंटिटी डेटा के द्वारा। तो एक एडवांस्ड मॉनिटरिंग एंड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ क्राइम को जो है यहाँ पर डिटेक्ट कर सकते हैं और फॉरेस्ट सर्विलेंस को बढ़ा सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज को सेव कर सकते हैं। व्हाट परसेंटेज स्टेक विल इन्फोसिस एक्वायर इन वर्सेंट ग्रुप? इन्फोसिस वर्सेंट ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 75%। इंडियन IT सर्विसेज कंपनी इन्फोसिस ये 75% स्टेक हासिल करेगी वर्सेंट ग्रुप में, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑस्ट्रेलिया के टेल्स्ट्रा ग्रुप में, और टोटल वैल्यू रहेगी ऑस्ट्रेलियन डॉलर 233.3 मिलियन। फाइनेंस, एनर्जी, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, इस तरह के जो क्षेत्र हैं उनमें ये कार्य करती है वर्सेंट ग्रुप, मतलब क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। Who has become India's first woman appointed as the GCC India Trade Commissioner? GCC भारत व्यापार आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है जीनत कुरैशी। जीनत कुरैशी भारत से पहली महिला है जिन्हें GCC इंडिया ट्रेड कमिश्नर नियुक्त किया गया है। GCC मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें जो सदस्य हैं वो बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यानी कि जो गल्फ अरब स्टेट हैं वो सभी हैं, इराक को छोड़कर। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन एक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, तो वहाँ पर इराक भी आपको देखने के मिलता है, तो इराक इसका मेंबर नहीं है। इसका हेडक्वार्टर रियाद में है जो सऊदी अरब की कैपिटल है। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द टर्म इंश्योरेंस प्लान स्मार्ट शील्ड प्लस? किस बीमा कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस प्लान स्मार्ट शील्ड प्लस लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है SBI लाइफ। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने SBI लाइफ स्मार्ट शील्ड प्लस, जो कि एक इंडिविजुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेशन प्योर रिस्क लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसमें 3 ऑप्शंस हैं, लेवल कवर, इंक्रीजिंग कवर और लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। तो एक तरह का इंश्योरेंस कवर ये लॉन्च किया गया SBI द्वारा, SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद फोनपे टू लॉन्च अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन? किस बीमा कंपनी ने नया स्वास्थ्य बीमा समाधान शुरू करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। HDFC एर्गो जनरल
इंश्योरेंस कंपनी ने फ़ोनपे के साथ पार्टनरशिप की है ताकि एक अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन डेवलप किया जा सके जो मिसिंग मिडल है भारत में उनके लिए। अब मिसिंग मिडिल का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। देखिए जैसे भारत जैसे देश जो है ना, उसे मिसिंग मिडिल किसे कहते हैं। देखिए एक तो भारत में काफ़ी छोटे बिजनेस होते हैं, बहुत ही छोटे बिजनेसेस, एक काफ़ी बड़े बिजनेस होते हैं। लेकिन भारत में जो मीडियम साइज बिजनेस है उनकी काफ़ी कमी है, जो मीडियम साइज़ के होते हैं। ठीक है, जैसे आप दुकान पे देखते हैं छोटी छोटी दुकानें होती हैं ना, कहते हैं बहुत छोटे से बिजनेसेस, और फिर वो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं। लेकिन जो मीडियम साइज बिजनेस हैं वो भारत में काफ़ी कम है, उन्हें बोलते हैं मिसिंग मिडिल। या आप इस तरह से देखें, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें, जो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ये मिसिंग मिडिल के लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो देखिए एक तो जो बहुत सबसे बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, बहुत गरीब हैं, उनके सरकार द्वारा काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट या फिर और कई कई सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम उनके लिए है। जो काफ़ी पैसों वाले हैं वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अपना या फिर और भी इंश्योरेंस अपना प्राप्त कर लेते हैं, जो काफ़ी अमीर हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं, ठीक है, मतलब जो इतने भी गरीब नहीं है कि सरकार द्वारा जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसके लिए एलिजिबल हो, उनके पास ठीक ठाक पैसा है, और इतने भी अमीर नहीं है कि वो प्राइवेट इंश्योरेंस बाय कर सकें, तो उसे बोलते हैं मिसिंग मिडिल। तो उनके लिए इन्होंने एक अफोर्डेबल जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करा है HDFC एर्गो ने फ़ोनपे के साथ मिलकर। विच कल्चर इंस्टीट्यूशन साइंड एन MOU विद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज? किस सांस्कृतिक संस्थान ने बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNC ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस लखनऊ के साथ। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में। तो एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेटेड साइंस एंड कल्चर के लिए। The MOU aims at showcasing the nation's scientific and cultural achievements to both domestic and international audiences. India has recently achieved how much solar PV module manufacturing capacity under approved list of models and manufacturers? भारत ने हाल ही में अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची के तहत कितनी सौर PV मॉड्यूल की निर्माण क्षमता हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 100 गीगावाट। तो भारत ने 100 गीगावाट की सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हासिल कर ली है, जो कि अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के तहत है, ALMM के तहत है। 2014 में कैपेसिटी केवल 2.3 गीगावाट की थी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ALMM ऑर्डर को 2019 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ALMM मतलब देखिए क्या होता था पहले, जैसे कई सारे मतलब लो ग्रेड सोलर इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे भारत में या फिर विदेश से बाय किए जाते थे। अच्छा, वो अच्छा चलते भी नहीं थे। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, एक लिस्ट बनाई जहाँ पर जो अच्छे मॉडल्स हैं उनकी लिस्ट बनाई, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अच्छे इक्विपमेंट बाय करते हैं, उनकी लिस्ट बनाई। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो जो भी गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसेज हैं या फिर जहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगे हुए हैं या सोलर PV मॉड्यूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो इस लिस्ट से लिए जाते हैं। जो इसमें मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बाय किया, या फिर जो इसमें मॉडल्स हैं वही बाय किए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी कैपेसिटी 100 गीगावाट की पहुंच चुकी है, ये बताया गया इसमें। विच कॉर्पोरेशन हैज साइंड MOUs विद प्राइवेट सेक्टर बैंक सच एज एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटक बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंडसइंड बैंक टू सपोर्ट MSMEs अंडर इट्स क्रेडिट फैसिलिटेशन प्रोग्राम? किस निगम ने अपने क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम के तहत MSME को समर्थन देने के लिए एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, कर्नाटक बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो देखिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कई सारे प्राइवेट बैंक के साथ, जिनके मैंने आपको भी नाम बताए हैं, और ये सभी MOU साइन किए गए हैं MSME क्रेडिट फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत, जो कि NSI का प्रोग्राम है। The collaboration aims to extend hand-holding support to MSMEs and help them in the formal financial system with increased focus on banks to expand their outreach to deserving micro and small enterprises. The arrangement is expected to be force multiplying the efforts of banks to reach the last mile. तो जो MSMEs हैं वो एक फॉर्मल फाइनेंस सिस्टम के साथ लिंक हो सकते हैं, और जो भी ये बैंक्स हैं ये इनको जो भी फाइनेंशियल हेल्प है वो प्रोवाइड कराएंगे, वो भी सही रेट्स पर। Which state government has IBM signed a letter of intent with to support quantum initiatives? IBM ने क्वांटम पहलों का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ
आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, राइट आंसर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो IBM ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, ताकि जो राज्य के क्वांटम इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद इसरो टू सेट अप पासांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैबोरेटरी इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पासांग वांगचुक सोना इसरो अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस संगठन ने इसरो के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मुस्कान फाउंडेशन। तो देखिए, स्पेस लेबोरेटरी इनोग्रेट की गई है मेचुका सी योमी डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, और ये जो लैब है, ठीक है, ये मेचुका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में है। इसको डेवलप किया गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा, ताकि स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्राप्त हो सके स्पेस साइंस का एंड टेक्नोलॉजी का। इसका नाम है पासांग वांगचुक सोना इसरो स्पेस लैबोरेटरी। Which railway zone has partnered with IIT Guwahati to replace traditional plastics with biodegradable and compostable material? किस रेलवे जोन ने पारंपरिक प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल सामग्रियों से बदलने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने पार्टनरशिप की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी के साथ, ताकि जो भी ट्रेडिशनल प्लास्टिक है उनको बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल मटेरियल्स के साथ रिप्लेस किया जा सके। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में कई ट्रेन में इस तरह के कार्य शुरू किए गए हैं। विच कंपनी रैंक फर्स्ट इन द टॉप ब्रांड 2025 लिस्ट? टॉप ब्रांड 2025 सूची में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही? राइट आंसर ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो 19th चाइना ब्रांड फेस्टिवल संपन्न हुआ है शेंजन में। इस साल का थीम रहा AI एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। इस दौरान टॉप ब्रांड 2025 टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट को जारी किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट ने इस लिस्ट को टॉप किया है। उसके बाद फिर एनवीडिया आती है दूसरे नंबर पर, एप्पल तीसरे नंबर पर आता है, उसके बाद फिर अमेजॉन चौथे पर, फिर अल्फाबेट पाँचवें पर, सऊदी अरब में छठे पर, वॉलमार्ट सातवें पर, मेटा आठवें पर, बर्कशायर हैथवे नौवें पर और ब्रॉडकॉम 10वें नंबर पर है। हु ऑन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मनिका विश्वकर्मा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 ये सेकंड एडिशन था मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट का। 18 अगस्त को हुआ है जयपुर राजस्थान में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया ग्लामानंद ग्रुप के द्वारा। इससे पहले मिस टीवा के नाम से इसे जाना जाता था, लेकिन फिर 2024 और 25 ये मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट के नाम से इसकी फिर से शुरुआत हुई और ये सेकंड एडिशन रहा। पिछले साल की विनर रिया सिंघा, इन्होंने मनिका विश्वकर्मा को क्राउन पहनाया है, और अब ये इंडिया को 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट जो कि नवंबर 2025 में थाईलैंड में होगा, वहाँ भारत को रिप्रेजेंट करेंगी मनिका विश्वकर्मा। तानिया शर्मा उत्तर प्रदेश से फर्स्ट रनर अप रही, महक टींगरा हरियाणा से सेकंड रनर अप रही है। अगर हम मनिका विश्वकर्मा की बात करें तो ये श्रीगंगानगर राजस्थान से आती है, फिलहाल दिल्ली में रहती है, जहाँ पर ये फाइनल ईयर स्टूडेंट है पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स की। सुष्मिता सेन फर्स्ट इंडियन मिस यूनिवर्स थी, 1994 में बनी थी। लारा दत्ता फिर 2000 में, और हरनाज संधू बनी 2021 में। हम मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स इंडिया नहीं, मिस यूनिवर्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर होते हैं। हाउ मेनी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर करंटली अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI एंड नाबार्ड? वर्तमान में कितने शहरी सहकारी बैंक RBI और नाबार्ड की निगरानी में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 1457। तो ये PIB ने रिलीज किया है डेटा, 19 अगस्त का है। तो देखिए 1457 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, 351 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक जो कि तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक है, ये सभी भारत में है और RBI और नाबार्ड के सुपरविजन में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स महाराष्ट्र में 458, उसके बाद फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। अगर हम मिनिमम की बात करें तो बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, यहाँ पर केवल 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। सिक्किम और मिजोरम में केवल एक ही है। अब बात अगर हम करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस तरह के बैंक हैं 50, यानी कि टोटल जो बैंक्स हैं पूरे भारत भर में इस तरह के, उनका 14.2% उत्तर प्रदेश में है। एक और आप जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को लॉन्च की थी। न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025
24 जुलाई 2025 को लॉन्च की थी और इसका ऑब्जेक्टिव है 16 ऑब्जेक्टिव को अचीव करना अगले 10 साल में। तो ये भी पीआईबी में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, मैंने सोचा यहाँ पर एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अगले 10 साल में 16 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना इस न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 का उद्देश्य है। Which country ranked as the top source country for foreign tourist arrivals (FTAs) in India in the last 5 years? पिछले 5 वर्षों में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए कौन सा देश शीर्ष स्रोत देश रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में भारत में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट आए हैं तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से आए हैं, उसके बाद फिर बांग्लादेश, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर कनाडा। तो 2024 में जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल का डेटा रहा है ये 99.52 लाख रहा है। 2020 में 27.45 लाख, फिर बढ़े फिर घटे 2021 में 15.27 लाख का, फिर 2022 में काफ़ी बढ़ गए 64.37 लाख, फिर 2023 में 95.21 लाख, फिर 2024 में 99.52 लाख। Who won the Cincinnati Open 2025 मेन सिंगल्स टाइटल? सिंसिनाटी ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है, कार्लोस अल्कराज। टेनिस की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर कार्लोस अल्कराज, इन्होंने अपना पहला सिंसिनाटी ओपन टाइटल जीता है ओहियो यूनाइटेड स्टेट्स में। इनका फाइनल था डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर के साथ। हालांकि जेनिक सिनर रिटायर हो गए थे इलनेस के कारण और ओपनिंग सेट में 0-5 से पीछे भी चल रहे थे। इस तरह से अल्कराज थर्ड स्पेनियार्ड बन गए हैं, यानी कि स्पेन के रहने वाले बन गए हैं जिन्होंने टाइटल जीता। इससे पहले कार्लोस मोया और राफेल नडाल ये टाइटल जीत चुके हैं और ये टाइटल कार्लोस अल्कराज का 22nd कैरियर टाइटल रहा। अब बात करें विमेंस इवेंट की तो पोलैंड की प्लेयर इगा स्वियाटेक, इन्होंने जैस्मिन पाउलिनी को हराया है और अपना पहला सिंसिनाटी ओपन ट्रॉफी जीता है। मेंस डबल निकोला मैक्टिक ने जीता है और राजीव राम की जोड़ी ने जीता है। राजीव राम यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेयर हैं। विमेंस डबल्स गैब्रिएला डेब्रोस्की और एरिन रोडलिफ ने जीता है। द ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोटा बूंदी विल बी डेवलप्ड इन विच इंडियन स्टेट? कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में विकसित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजस्थान। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, इन्होंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है जिसके तहत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा कोटा बूंदी राजस्थान में। एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी 1507 करोड़ रुपए की। कोटा आपको बता दें चंबल रिवर के तट पर स्थित है, इंडस्ट्रियल कैपिटल है राजस्थान की और एजुकेशनल कोचिंग हब भी है। अच्युत पोद्दार हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट एक्टर। अच्युत पोद्दार जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रख्यात एक्टर थे, अभिनेता थे। तो ये आपने देखा होगा 3 इडियट्स में काफ़ी मीम्स भी बने इस डायलॉग के। वेटरन एक्टर अच्युत पोद्दार, इनका 91 की एज में निधन हो गया है थाने मुंबई में। हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा में काफ़ी फिल्म्स इन्होंने की हैं और हाल ही में सबसे ज़्यादा जाने गए आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स के लिए, जहाँ पर इनका एक डायलॉग था वो अरे कहना क्या चाहते हो, तो उस पर काफ़ी मीम्स भी बने। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट कैप्टन एंड कोच बॉब सिम्पसन, इनका निधन हो गया 89 की एज में। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025? विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, माय फेवरेट फोटो। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। 2025 में इस डे का थीम रहा है माय फेवरेट फोटो। हु वॉन द विमेन सिंगल्स टाइटल एट द मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025? मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है, देविका सिहाग। इंडियन शटलर देविका सिहाग, इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल जीता है। इन्होंने विमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 जो कि इपो मलेशिया में हुआ है। इन्होंने ईशरानी बरुआ को हराया है, भारत की हैं ये फाइनल में। वेनेरा डी विल बी द फर्स्ट वीनस प्रोब लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? वेनेरा डी किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला शुक्र ग्रह अन्वेषण होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, रशियन फेडरेशन। देखिए रशिया वेनेरा डी मिशन लॉन्च करेगा वीनस पर 2036 से पहले। डी यहाँ पर वेनेरा डी में डी का मतलब ये वर्ड आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग रशियन लैंग्वेज में। इसमें लैंडर भी होगा, एक बैलून प्रोब होगा, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट होगा। 2034 से 2036 के बीच में इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि वीनस पर ही उतरेगा ये। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रडार की सहायता से ऑब्जर्वेशन करना वीनस पर।
फर्स्ट वीनस प्रोब होगा ये, जो रशियन फेडरेशन द्वारा लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने वीनस प्रोब लॉन्च किया था तब यूनाइटेड रशिया था, यानी कि सोवियत यूनियन था, तब ब्रेकडाउन नहीं हुआ था सोवियत यूनियन का अलग अलग देशों में। विच बैंक हैज साइंड अ पार्टनरशिप विद मुंबई मेट्रो वन फॉर टिकटिंग सॉल्यूशंस? किस बैंक ने टिकटिंग समाधान के लिए मुंबई मेट्रो वन के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने पार्टनरशिप की है मुंबई मेट्रो वन के साथ टिकटिंग सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ पर जो इंडियन ओवरसीज बैंक है ये स्मार्ट कार्ड्स प्रोवाइड कराएगा रेगुलर कम्यूटर्स को, पेपर टिकट भी, और क्यूआर बेस्ड टिकटिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराएगा। विच डिफेंस फोर्स साइन एन एमओयू विद IIIT मणिपुर टू प्रमोट ड्रोन टेक्नोलॉजी? किस रक्षा बल ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIIT मणिपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है असम राइफल्स। असम राइफल्स ने IIIT मणिपुर के साथ एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव के तहत जो एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग है, रिफ्रेशर कोर्स है, ये लॉन्च किया जाएगा असम राइफल्स पर्सनल के लिए। ड्रोन फ्लाइट ऑपरेशन उनको बताया जाएगा, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें उन्हें सिखाई जाएंगी IIIT मणिपुर के द्वारा। जो असम राइफल्स है इसे सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल के नाम से जाना जाता है। ये भारत का ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी कैचुअल लेवी के नाम से, जो कि टी गार्डन्स को प्रोटेक्ट करते थे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट, ड्यूल कंट्रोल सिस्टम है इसमें ना असम राइफल्स में, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिवली तो इसको गवर्न करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जिसका ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इकलौता ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है इसका ड्यूल कंट्रोल है। विच कंपनी हैज लॉन्च द मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड? किस कंपनी ने मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने टाटा AIA मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, यानी कि इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो सकता है और आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे किसी का कोई पैसा इसमें अपना किस्त भर रहा है तो उसको मतलब पैसा ही मिल जाएगा, और उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, और अगर नहीं हुई तो फिर हमेशा उसका जो पैसा है वो इन्वेस्ट भी होता रहेगा स्टॉक मार्केट में, जो टॉप की कंपनीज हैं उनमें। Which company has become the first public sector company in India's power industry to implement a business continuity plan aligned with ISO 22301 2019? कौन सी कंपनी ISO 22301 2019 के साथ संरेखित बिजनेस निरंतरता योजना को लागू करने वाली भारत की बिजली उद्योग में पहली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए है NTPC लिमिटेड। NTPC लिमिटेड जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, ये फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई हमारे देश में जो पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड, जिसने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को इम्प्लीमेंट किया है ISO 22301 2019 के साथ। जो ये बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है ये एक मतलब प्रोसीजर्स हैं, एक पूरा सेट है कई सारे प्रोसीजर्स का, जो इस तरह से डिज़ाइन किया जाए ताकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिल सके किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है, डिसरप्शन, अगर पावर सप्लाई डिसरप्शन हो जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, साइबर अटैक आ जाए, सप्लाई चेन इशू आ जाए, या फिर कोई टेक्निकल ब्रेकडाउन हो जाए, तो किस तरह से हम एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, असेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव पोर्टेबल सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड बिटवीन रेलवे ट्रैक्स? कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है जहाँ रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वाराणसी ये हमारे देश का पहला शहर बन गया है जहाँ पर पोर्टेबल सोलर पैनल्स बिछाए गए हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में। इंडियन रेलवे में जो ट्रैक लेंथ है 1.2 लाख किलोमीटर्स की है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी इसने इंडिया का फर्स्ट 70 मीटर रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल किया है रेलवे ट्रैक्स के बीच में। ये इनकी वर्कशॉप लाइन नंबर 19 में इंस्टॉल किया गया है। 28 पैनल्स हैं जो कि 15 किलोवाट पीक की पावर प्रोड्यूस करते हैं। Which Indian company recently received a license from the Securities and Commodities Authority of the UAE to conduct investment fund management and portfolio management activities? हाल ही में किस भारतीय कंपनी को निवेश निधि प्रबंधन और पोर्टफोलियो प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिभूति और पोर्टफोलियो प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल। कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल को लाइसेंस प्राप्त हुआ है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी, जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है यूनाइटेड अरब अमीरात की, ताकि ये इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कर सके यूएई में। तो इसी के साथ कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल ये फर्स्ट इंडियन फर्म बन गई जिसको ये लाइसेंस प्राप्त हुआ है।
विच बैंक इमर्ज एज द टॉप बैंक फॉर यूपीआई पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू एसबीआईज इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ईआरडी। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार कौन सा बैंक यूपीआई भुगतान के लिए शीर्ष बैंक के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है एसबीआई। तो ये दोनों आप चार्ट्स देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम एसबीआई के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी की गई है उसके बारे में। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो एवरेज जो डेली वैल्यू है यूपीआई ट्रांजैक्शंस के जरिए वो 75,443 करोड़ रुपए की रही थी जनवरी में। वहीं ये बढ़कर अगस्त 2025 में 90,446 करोड़ रुपए हो गई है। और अगर हम टॉप बैंक की बात करें यूपीआई पेमेंट्स जहाँ से हुए हैं तो वो एसबीआई है, 5.2 बिलियन ट्रांजैक्शंस। और उसके बाद फिर एचडीएफसी बैंक आता है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें यूपीआई वॉल्यूम की तो 9.8% शेयर है इसका, केवल जुलाई में ही। वॉल्यूम मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वैल्यू मतलब कितने रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसके बाद फिर कर्नाटक आता है, फिर यूपी, फिर तेलंगाना, फिर तमिलनाडु। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है, 9.2% टोटल शेयर है इसका। इसके बाद फिर कर्नाटक है, फिर यूपी है, फिर तेलंगाना है, फिर तमिलनाडु है। अच्छा, जो शेयर है, जो पेमेंट्स हुई है पीपल टू मर्चेंट, वो भी बढ़ा है। जून 2020 में केवल 13% था और जुलाई 2025 में 29% हो गया है। जो डिजिटल पेमेंट्स का शेयर है टोटल ट्रांजैक्शन में, ये 39% से बढ़कर 64% हो गया है। यूपीआई पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, सर्कुलर बढ़ रहा है। अगर हम कैश से कंपेयर करें तो यूपीआई पेमेंट्स अधिक होते हैं, ये हम सब जान रहे हैं। मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन एवरेज 24,554 बिलियन रहा है, ठीक है। और अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच में 193 बिलियन रहा है। अगर हम रिटेल मनी यूज़ करें जिसमें यूपीआई और एटीएम विड्रॉल्स भी आता है, यूपीआई का शेयर बढ़ा है। 40% नवंबर 2019 में था, ये बढ़कर जनवरी 2021 में 62% रहा। मई 2025 में 91% हो गया। फ़ोन पे टॉप की यूपीआई ऐप है, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन यहाँ से होते हैं, फिर गूगल पे, फिर पेटीएम। वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के हिसाब से। अगर हम बात करें, देखिए जो टॉप 15 मर्चेंट कैटेगरीज हैं इनका शेयर 70% है वॉल्यूम वाइज भी। और अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो 47% है। सबसे ज़्यादा ग्रोसरीज में देखा गया ट्रांजेक्शन 24.3% का और 8.8% वैल्यू के हिसाब से। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।